शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल असद को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। हत्या से पहले ऐसी तैयारी की गई जिससे पुलिस असद को ना पकड़ पाए। शूटआउट से पहले एक मंकी कैप खरीदी गई जिससे असद का चेहरा ना दिखे। उमेश पाल हत्याकांड में नई जानकारी सामने आ रही है। हत्या से पहले फुल प्रूफ प्लानिंग रची गई थी। अतीक के बेटे असद को इस मर्डर को लीड करना था और खुद को पुलिस से बचाना भी था, जिससे पुलिस को असद के बारे में कोई सुराग न मिले। प्लानिंग के तहत असद के चेहरे को ढकने के लिए एक मंकी कैप मंगवाई गई, जिससे उसे फेस को कवर करना था, लेकिन असद ने फेस को कवर नहीं किया था और अब पुलिस को वही मंकी कैप उसके घर से मिली है। पुलिस की जांच में कई और खुलासे हुए हैं। असद ने अपना मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड उमेश पाल की हत्या से पहले ही लखनऊ में अपने बेहद करीबी आतिन जफर को दे दिया था। प्लानिंग के तहत ये तय हुआ जिस समय असद उमेश पाल की हत्या में शामिल होगा, उस वक्त आतिन जफर लखनऊ में एटीएम मशीन से असद के कार्ड से पैसे निकालने जाएगा। आतिन ने एटीएम से पैसे निकालकर गुमराह करने के लिए ऐसा किया था और उमेश पाल की जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त आतिन ने लखनऊ के एक एटीएम से असद के कार्ड से पैसे निकाले। पुलिस को आतिन की सीसीटीवी से पैसे निकालते हुई तस्वीर भी मिली है। हालांकि पुलिस ने बाद में आतिन को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे अशरफ के साले सद्दाम को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सद्दाम कोलकाता से दुबई भाग गया है। पुलिस ने अशरफ के साले सद्दाम और गद्दाफी पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में फरार चल रहे अशरफ के साले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अशरफ का साला सद्दाम कोलकाता एयरपोर्ट से दुबई भाग गया है। सद्दाम पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी रखा है और इसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी चल रही है। वहीं अभी हाल ही में अशरफ के साले की तस्वीर सामने आई थी। अशरफ के साले गद्दाफी और सद्दाम दोनों उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी हैं और दोनों गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे हैं। पुलिस को दोनों के खिलाफ हत्या की साजिश में शामिल होने के सबूत मिले हैं, जिसके बाद से ये दोनों फरार हैं। सद्दाम बरेली में दर्ज 2 मामलों में वांछित है और उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित है। पिछले दिनों ही उसके खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद बरेली के बिथरी चैनपुर थाने में अशरफ व सद्दाम समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आरोप है कि ये लोग जेल में अशरफ से अवैध तरीके से मुलाकात कराते थे। इसी दौरान पुलिस अफसरों, गवाहों की हत्या, रंगदारी मांगने की योजना बनाई जाती थी। उमेश पाल हत्याकांड में नए खुलासे हो रहे हैं। अब नई जानकारी सामने आ रही है। शाइस्ता ने शूटर्स को पैसे दिए थे और पूरे शूटआउट को ऑपरेशन रेड का नाम दिया था। अतीक और अशरफ ने पुलिस को यह बताया था कि उनके कहने पर उमेश पाल की हत्या से ठीक एक दिन शूटर्स की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में शाइस्ता चकिया वाले घर पर शूटर्स से मिली। मीटिंग के दौरान शाइस्ता ने अपने पर्स से पैसा निकालकर सभी शूटर्स को दिया था। उस वक्त असद भी साथ में था। अतीक के टूटे हुए घर पर सभी को बुलाने का मकसद था कि सभी को ये याद दिलाना कि ये साम्राज्य उमेश पाल की वजह से कम हुआ है, इसलिए शूटर्स काम करने को मना न करें। यहीं पर उमेश पाल की हत्या के प्लान को ऑपरेशन रेड नाम दिया गया था। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने से पहले तमाम शूटर्स शाइस्ता परवीन से मिलने यहीं पर आए थे। अतीक का ये वो घर है जो यूपी की योगी सरकार ने ध्वस्त कर दिया था और यहीं पर तमाम शूटर्स अंतिम बार शाइस्ता से मिलने आए थे और शाइस्ता ने सभी को इस टूटे हुए घर को दिखाते हुए कहा था कि तुम्हें इस टूटते हुए साम्राज्य का बदला लेना है। उस वक्त असद भी शाइस्ता के साथ मौजूद था। और अतीक गैंग के खिलाफ अब एक्शन तेज हो गया है। अतीक के ससुराल में पुलिस की रेड है। प्रयागराज के चकिया में पुलिस रेड कर रही है। इस पूरे मामले की लगातार जांच में जुटी हुई पुलिस इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे। ये बड़ी खबर आ रही है। अतीक गैंग के खिलाफ लगातार एक्शन तेज होता जा रहा है। अतीक के ससुराल में पुलिस की रेड की खबर सामने आ रही है। प्रयागराज के चकिया में पुलिस ने रेड की है। तो लगातार पुलिस इस पूरे मामले से जुड़े लोगों की तफ्तीश में जुटी है। शिकंजा कसा जा रहा है और जो लोग भी अतीक से जुड़े थे उनकी भी अब जांच शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में अतीक के ससुराल में पुलिस ने ये रेड मारी है। लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता अब तक फरार है। यूपी एसटीएफ अब ये पता लगा रही है कि फरार अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता का साथ कौन दे रहा है। खबर है कि शाइस्ता प्रयागराज में ही कहीं छिपी हुई है।
उमेश पाल की हत्या में शामिल अतीक अहमद की पत्नी लेडी डॉन शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी पुलिस के लिए अब बड़ी मिस्ट्री बन गई है। शाइस्ता की गिरफ्तारी को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अटकलों और संभावनाओं का बाजार गर्म है। कभी शाइस्ता की पश्चिम बंगाल, तो कभी ओडिशा, तो कभी प्रयागराज, तो कभी कौशाम्बी जिले में छिपे होने की अटकलें लगातार तेज हैं। तो कभी शाइस्ता की सरेंडर करने की खबरें लगातार बनी हैं। अब पुलिस को पूछताछ में अतीक के करीबियों ने बताया है कि शाइस्ता प्रयागराज में ही छिपी है। करीबियों से मिली जानकारी के बाद अब पुलिस और एसटीएफ की टीम नए सिरे से शाइस्ता की तलाश में जुटेंगी। एसटीएफ और जिला पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इन्हें गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त होगी। हालांकि इस बीच दावे तो ये भी हैं कि अतीक शाइस्ता के दिमाग से ही चलता था, इसीलिए यूपी पुलिस किसी भी कीमत पर उसको गिरफ्तार करना चाहती है। चर्चा है कि अतीक की मौत के बाद शाइस्ता की गिरफ्तारी इस्लामिक परंपरा इद्दत के चलते 5 महीने तक चल भी सकती है। और अब अतीक अशरफ की हत्या के बाद भी रोज नए खुलासे हो रहे हैं। करेली से गिरफ्तार हुआ था आतंकी जिशान। अपने लेटर हेड पर अशरफ ने चिट्ठी लिखी थी। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के आईएसआई कनेक्शन पर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी जीशान, जिसे पुलिस ने 2021 में गिरफ्तार किया था, उसका पासपोर्ट बनवाने में अशरफ ने मदद की थी। अशरफ ने आतंकी जीशान का पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट ऑफिसर को बाकायदा चिट्ठी लिखकर ये बताया था कि वो जीशान को जानता है। आतंकी जीशान, जिसने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी और ट्रेनिंग के बाद वो अपने कुछ मददगारों के जरिए लखनऊ से हथियारों को प्रयागराज लेकर आया था और नैनी स्थित पोल्ट्री फार्म में छिपा दिया था। बताया जा रहा है कि पूछताछ में अतीक अशरफ दोनों ने ही अपने आईएसआई कनेक्शन को कबूल किया था। अब अशरफ की ये चिट्ठी दोनों के आईएसआई कनेक्शन को साबित करने में एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। इससे पहले अतीक अहमद का आईएसआई कनेक्शन सामने आ चुका है। आईएसआई खालिस्तानी समर्थकों की मदद से अतीक को हथियार और आरडीएक्स उपलब्ध करवाता था। अतीक के निशानदेही पर पुलिस ने कई हथियारों को जब्त किया था, जिसमें से पाकिस्तान की बनी कारतूस भी शामिल है। अतीक की पत्नी शाइस्ता 60 दिन से फरार है। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है। अब तक वो पकड़ में नहीं आ पाई है। पुलिस और एसटीएफ को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शाइस्ता अतीक के नाम पर दर्ज संपत्ति और कंपनियों को लगातार अपने कब्जे में ले रही है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रही माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर एसटीएफ और पुलिस को अहम जानकारी मिली है। उमेश पाल और अतीक हत्याकांड की जांच कर रही टीम, जिसमें पुलिस और एसटीएफ को जानकारी मिली है शाइस्ता इन दिनों तेजी से अतीक के नाम पर दर्ज संपत्तियों और कंपनीज को अपने कब्जे में ले रही है। पुलिस को पता चला है कि शाइस्ता दिल्ली, मुंबई में अतीक की कंपनीज को चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से अपने नाम करवा रही है। अभी हाल ही में जांच कर रही एसटीएफ को मालूम चला था कि अतीक अपनी काली कमाई को सफेद करने के लिए पत्नी और सालों के नाम पर बनी कंपनीज में अरबों रुपए के निवेश करता था। गुरुग्राम में काफी ऐसे रियल एस्टेट कारोबारियों की जानकारी एसटीएफ को भी मिली है, जिनका पार्टनर बनकर अतीक की कंपनीज ने कई एकड़ जमीन में आवासीय भूखंड काटे हुए हैं और रियल एस्टेट के कारोबार चला रखे हैं। और गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ में छिपे होने की सूचना पर पुलिस भी अब अलर्ट मोड पर है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम ने गुड्डू मुस्लिम को लेकर कहा कि अगर एसटीएफ को पुलिस की मदद चाहिए तो हम मदद के लिए तैयार हैं। उमेश पाल की हत्या के बाद सिर्फ शाइस्ता परवीन ही नहीं, गुड्डू मुस्लिम की तलाशी भी यूपी पुलिस के लिए एक पहेली सी बन गई है। 60 दिन से शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम दोनों ही पुलिस की नजरों से गायब हैं। अब खबर आ रही है कि गुड्डू मुस्लिम छत्तीसगढ़ में है। गुड्डू मुस्लिम तो शूटर ही था और इसको आपके चैनल्स ने पूरे देश को सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से दिखाया। एसटीएफ और जिला पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इन्हें गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त होगी। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी गुड्डू मुस्लिम अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे पकड़ने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसके अलावा गुड्डू मुस्लिम यूपी के हाई प्रोफाइल उमेश पाल मर्डर केस में नामजद 10 आरोपियों में शामिल है। उनमें से 6 मारे जा चुके हैं और गुड्डू मुस्लिम उन 4 अन्य लोगों में शामिल है जो फिलहाल फरार हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अतीक का एक और गुर्गा गिरफ्तार हो गया है। अतीक का गुर्गा जफर गिरफ्तार हो गया है। एटीएस ने साझा ऑपरेशन में
बाद इसको पकड़ा है और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, अतीक अहमद केस में अतीक का एक और गुर्गा गिरफ्तार हुआ है। अतीक का ये गुर्गा, जिसका नाम जफर बताया जा रहा है, उसको एटीएस ने साझा ऑपरेशन में पकड़ा है। तो लगातार अतीक से जुड़े लोगों पर शिकंजा कस रहा है। अतीक का एक और गुर्गा अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। अतीक का गुर्गा जफर गिरफ्तार हो चुका है। तो लगातार पुलिस की ये कार्रवाई तेज होती जा रही है। एटीएस ने साझा ऑपरेशन में पकड़ा है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर की अब तलाश और तेज हो गई है। एसटीएफ टीम ने मुंबई में छापेमारी की। पुलिस ने वहां कई लोगों से पूछताछ की। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहे शूटर साबिर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस और एसटीएफ की टीम लगातार छापे मार रही है। यूपी एसटीएफ की एक टीम साबिर की तलाश के लिए मुंबई पहुंची है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार साबिर मुंबई में अतीक के मददगार बिल्डर के यहां रुका था। इस जानकारी के बाद यूपी एसटीएफ की टीम मुंबई की कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। तो वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अतीक अहमद के गुड्डू मुस्लिम के ड्राइवर का संबंध राजा खान से है और यूपी एसटीएफ राजा खान से पूछताछ कर चुकी है। पूछताछ में बात सामने आई कि राजा खान का संबंध छत्तीसगढ़ के महासमुंद से है। इस पूरे मामले में एसपी महासमुंद का कहना है कि राजा खान कई साल पहले महासमुंद में रहता था। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई अहम खुलासे हो रहे हैं। पुलिस इन्हीं खुलासों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। देश के कई राज्यों में पीएफआई के खिलाफ एनआईए ने छापेमारी की। यूपी, बिहार, पंजाब, गोवा समेत कई राज्यों के 17 ठिकानों पर ये रेड हुई है। बिहार में पीएफआई के खिलाफ एनआईए का एक्शन जारी है। आज एनआईए की टीम ने बिहार में मधुबनी और सिवान में पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर रेड की। मधुबनी में एनआईए ने स्थानीय पुलिस की मदद से मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर छापेमारी की और कई दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया। वहीं सिवान में भी एनआईए की सुबह से रेड चल रही है। रेड के दौरान एनआईए की टीम ने सिवान से मोहम्मद जोहरम और उसके भतीजे राज मोहम्मद को हिरासत में लिया है। दोनों व्यक्ति फुटवेयर की दुकान चलाते हैं और एनआईए की टीम दोनों से पूछताछ कर रही है। मोहम्मद जोहरम की पत्नी निशान ने बताया कि करीब 40 लोग घर पर आए हुए थे। महिला पुलिस के साथ वर्दी में थे। कर लिया है, सब अलमारी सब चीज छाट ऊपर नीचे सब किया है। कुछ लेके भी गया लो, कुछ लेके गया लो, कुछ भी कागज होगा ना, कुछ नहीं मिला है। घर में तलाशी ली गई लेकिन घर से कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद मेरे पति और भतीजे को अपने साथ लेकर टीम चली गई। पिछले कई दिनों से बिहार के अलग अलग हिस्सों में पीएफआई से जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी चल रही है। इससे पहले भी पीएफआई से जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर रेड की गई थी और लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई थी। आनंद मोहन को लेकर बिहार में एक बार फिर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी ने आनंद मोहन की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के सवालों पर पलटवार करते हुए ललन सिंह ने कहा कि उनकी सरकार ने आम और खास आदमी के अंतर को समाप्त कर दिया है, जिससे अब लोगों की रिहाई का रास्ता साफ हो रहा है। बिहार में आनंद मोहन को लेकर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी पर पलटवार किया है। ललन सिंह ने ट्वीट कर लिखा, पहले बीजेपी ने अपनी बी टीम को आगे कर विरोध करवाया और अब खुद इस मामले पर सियासत कर रही है। बीजेपी को ये पता होना चाहिए कि हमारी सरकार में आम व्यक्ति और खास व्यक्ति में कोई अंतर नहीं किया जाता है। आनंद मोहन ने अपनी सजा पूरी कर ली थी और उन्हें जो छूट मिलनी थी वो मिल नहीं पा रही थी। ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने आम और खास के अंतर को समाप्त किया और उनकी रिहाई का रास्ता साफ किया। दरअसल बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बिहार सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया है और ट्वीट कर लिखा था, नीतीश सरकार के लिए शर्म की बात है। सरकारी ऑफिसर की ड्यूटी के दौरान हत्या के दोषी की रिहाई के लिए 2012 के जेल मैनुअल में बदलाव किया गया है। दरअसल 1994 में गैंगस्टर छोटन शुक्ला का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था, जिसके बाद उनकी शव यात्रा में भारी भीड़ जमा हो गई थी और आक्रोशित भीड़ ने तत्कालीन डीएम को मार दिया और भीड़ की अगुवाई आनंद मोहन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल दौरे के दूसरे दिन तिरुवनंतपुरम में रेल की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब भारतीय रेल के स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल दौरे का आज दूसरा दिन है। केरल वासियों को पीएम मोदी ने आज बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पर केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।
ये ट्रेन तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच चलेगी। पीएम ने तिरुवनंतपुरम में देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन भी किया। पीएम ने कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। आज केरला को अपनी पहली वंदे भारत ट्रेन मिली है। आज कोच्चि को वाटर मेट्रो की नई सौगात मिली है। कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और सांसद शशि थरूर मौजूद रहे। पीएम मोदी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोड शो भी किया। रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने स्कूली बच्चों से बातचीत की। केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही दर्शन करने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी जगत गुरु रावल भीम शंकर लिंग शिवाचार्य ने बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ आज केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। इस दौरान मंदिर को करीब 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। अगले 6 महीने श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। आज हमारे उत्तराखंड के लिए ही नहीं, अपितु पूरे भारत के सनातनियों के लिए सबसे बड़ा दिन है और महादेव का आज कपाट खुला है। पहली बार केदारनाथ धाम की सुरक्षा आईटीबीपी को दी गई है। आईटीबीपी के डीजी मनीष दयाल भी कपाट खुलने के मौके पर दर्शन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने जी न्यूज को सुरक्षा के इंतजाम के बारे में बताया। इससे पहले शीतकाल के अवस्था में जब एक बार कपाट बंद हो जाता था तो ये पूरा एरिया जब पूरी तरह से बर्फ से लबालब होता था, तो ऐसे समय में आईटीबीपी यहाँ की सुरक्षा का दायित्व मिला है और उससे बड़े शहर से ही आईटीबीपी ने उस दायित्व को स्वीकार करते हुए हमें बड़ा फख्र महसूस है। कपाट खुलते ही भक्तों ने जय केदार हर हर शंभू के जयकारों ने केदारनाथ में भक्ति की धारा बहा दी। बिल्कुल, और बाबा केदारनाथ के दरबार को करीब 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया। केदारनाथ में कई घंटों तक रुक रुक कर बर्फबारी होती रही। बाबा के दर्शन करने के लिए भक्त पूरे 6 महीने का इंतजार करते हैं, इसलिए वे बाबा का सबसे पहले दीदार करने के लिए रात 12 बजे ही केदारनाथ धाम पहुंच गए। आप लोग कितने बजे से लगे हैं और कितना इंतजार? 2 बजे से रात 2 बजे से 6 महीने के लिए कपाट खुल गए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। बाबा केदार के कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं के लिए दक्षिणी द्वार को खोला गया। दक्षिणी द्वार खुलते ही श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगे। बाबा केदार के मंदिर का जो दक्षिण द्वार है वो खुल चुका है। अब आप देखिए तमाम जो श्रद्धालु हैं उनको अंदर भेजा जा रहा है। जो लाइनों में लगे थे वो दर्शन कर पाएंगे। बाबा केदार के धाम में कपाट खुलने के मौके पर मध्य प्रदेश के इंदौर से युवाओं का एक दल पहुंचा है। इन्होंने भगवान शिव के भजनों को शानदार तरीके से पेश किया और माहौल को भी भक्तिमय बना दिया।